बीए सेकंड सेमेस्टर हिस्ट्री की इस एक और क्लास में आपका स्वागत है। ये है हमारी क्लास नंबर 4 हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया 1206 एडी टू 1757 एडी। मध्यकालीन भारत का इतिहास 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। इस क्लास में हम कर रहे हैं यूनिट 1 द अर्ली तुर्क्स एंड खिलजीस यानी प्रारंभिक तुर्क और खिलजी। और आज की इस क्लास में हम यूनिट 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले, देखिए हर एक क्वेश्चन के नीचे मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन कराऊंगा। वो एक्सप्लेनेशन आपके इतना ज्यादा काम आएगी कि यदि उससे मिलता जुलता या फिर कोई और दूसरा एमसीक्यू भी आ जाता है तो आपको उन्हें करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके फैक्ट क्लियर हो जाएंगे और जो एमसीक्यू हम करेंगे, जो क्वेश्चन हम करेंगे वो आपको समझ में भी आएगा। ऐसा नहीं है कि बस सीधा क्वेश्चन आ गया कि भाई इसका ये आंसर हो गया, आगे बढ़ गए। वो तो एक रटने रटाने वाला काम है। तो हम जिस तरीके से एमसीक्यू करने वाले हैं वो तरीका ऐसा होगा कि क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के बाद मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा और फिर उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन होगी और उससे जुड़े हुए सारे फैक्ट मैं आपको बता के चलूं, जिससे कि आपको केवल रटने वाला काम ना करना पड़े और आपको समझ में भी आए। तो धैर्यपूर्वक क्लास देखनी है, आराम से चीजों को समझिए। स्पीड स्लो लगे तो आप प्लेबैक स्पीड को बढ़ा लीजिएगा यूट्यूब से ही। और मैं ऐसी पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आपको एक एक चीज बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। मैंने सिलेबस भी आपको सबसे पहली वीडियो में बताया, फिर क्लास नंबर 1 में हमने थ्योरी वाली क्लास की, फिर हमारी क्लास नंबर 2 यूनिट 1 के ही एमसीक्यू के ऊपर बेस्ड थी, यानी हमने क्लास नंबर 2 में यूनिट 1 के एमसीक्यू किए हैं। फिर क्लास नंबर 3 डिस्क्रिप्टिव थी और क्लास नंबर 4 अब फिर से एमसीक्यू वाली है। कुछ एमसीक्यू हम क्लास नंबर 2 में कर चुके हैं और बाकी बचे हुए आज इस क्लास में करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाह तुर्कान किसकी मां थी? हुज मदर वॉज शाह तुर्कान? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, बलबन और इल्तुतमिश। तो देखिए शाह तुर्कान मां थी रुकनुद्दीन फिरोज की। अब यहां एक बात समझिए, यदि मैं आपको केवल इतना बता के आगे बढ़ जाऊं तो आपको कुछ पता चला इस क्वेश्चन में? कौन शाह तुर्कान, कौन रुकनुद्दीन फिरोज? यदि आपको ये पता ही नहीं चल रहा है तो आप इस क्वेश्चन को याद भी नहीं रख पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें चीजों को समझना पड़ेगा। हमें ये तो कम से कम पता हो कौन थी शाह तुर्कान, ये रुकनुद्दीन फिरोज कौन था, तो इसके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज तो हो। अब उसी चीज के लिए मैं आपको यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ के साथ बताऊंगा। मैं आपको एमसीक्यू इस तरह से नहीं कराऊंगा कि बस आंसर बताया और आगे बढ़ गए और हमने 1 घंटे में पूरी मैराथन क्लास कर दी और 1 घंटे में हमने सारे एमसीक्यू निपटा दिए। भाई उससे तो बढ़िया तरीका यह है कि आप एक मॉडल पेपर लो, बुक लो, उसमें आंसर दिए होते हैं, आराम से रट डालो, वो ज्यादा बेहतर तरीका है। तो मेरा मकसद है कि यहां आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, समय व्यर्थ नहीं करते, सीधा मुद्दे पे आते हैं। देखिए शाह तुर्कान सुल्तान इल्तुतमिश की पत्नी थी। अब समझिए ध्यान से, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका बेटा आराम शाह खुद को सुल्तान बना बैठा, लेकिन उसको हरा करके इल्तुतमिश अगला सुल्तान बना और इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और उसका दामाद भी था। तो ये जो शाह तुर्कान थी ये सुल्तान इल्तुतमिश की पत्नी थी और इल्तुतमिश और शाह तुर्कान का ही बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। यानी कहने का मतलब शाह तुर्कान किसकी माता थी? रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माता थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शाह तुर्कान यानी इसकी पत्नी ने दरबार में अपने प्रभाव का उपयोग करके अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया था। देखिए इल्तुतमिश को पता था कि उसके जो पुत्र हैं वो अयोग्य हैं, वो शासन करने लायक नहीं है। वो अपने जीते जी चाहता था कि उसके बाद उसकी पुत्री रजिया सुल्तान शाशिका बने। लेकिन इल्तुतमिश की पत्नी ने अपने प्रभाव का उपयोग किया, भाई सुल्तान की वाइफ थी, और उसने अपने प्रभाव का उपयोग करके अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। अब रुकनुद्दीन फिरोज का जो शासन काल था बहुत ही कम समय चला, मात्र 6 महीने के आसपास रहा। और इसके इस 6 महीने के शासन काल में भी जो प्रशासन था वो मुख्य रूप से इसकी मां शाह तुर्कान के ही हाथों में था। कहने का मतलब शाह तुर्कान का ही प्रशासन पर काफी नियंत्रण था और उसके शासन के प्रति जनता में और अमीरों यानी अधिकारियों में, तुर्क अधिकारियों में बहुत ज्यादा असंतोष था। वो लोग इनके शासन से खुश नहीं थे। शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन फिरोज के बेकार शासन और इनके विलासितापूर्ण जीवन के कारण इनको जनता से कोई मतलब नहीं था, ये अपनी विलासिता में जीवन जीते थे। इस वजह से जनता ने विद्रोह कर दिया और इसी अराजकता के माहौल में, इसी एनर्की के माहौल में रजिया सुल्तान ने जनता का समर्थन लिया और जनता के समर्थन से रजिया सुल्तान ने दिल्ली की सत्ता संभाली और दिल्ली की पहली महिला शासिका बन गई रजिया सुल्तान। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यह बात समझ में आई। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रजिया ने कितने दिन शासन किया? हाउ मेनी डेज रजिया रूल्ड? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो देखिए रजिया का शासनकाल भी बहुत ज्यादा लंबा नहीं चला, ये मात्र 3 वर्ष 6 महीने और 6 दिन तक ही शासन कर पाई। प्रसिद्ध मध्यकालीन इतिहासकार रहे हैं मिनहाज उस सिराज, ये भारतीय इतिहासकार हैं। इनकी रचना का नाम है तबकात नासिरी।
इनके अनुसार रजिया सुल्तान ने दिल्ली की गद्दी पर ठीक 3 वर्ष 6 महीने और 6 दिन तक शासन किया। यदि वर्ष की बात करें तो रजिया का शासनकाल मुख्य रूप से 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 ईस्वी तक रहा। एक महिला का स्वतंत्र शासक बनना उस समय के जो कट्टर तुर्की अमीर थे, यानी तुर्कान चहलगानी के सदस्य, वो ही दल चालीसा, जिन 40 गुलाम सरदारों की समूह की स्थापना की थी इल्तुतमिश ने, जो हम कहते हैं तुर्कान चहलगानी, स्थापना इल्तुतमिश ने की, बाद में उसका विनाश किया बलबन ने। ये इन तुर्कान चहलगानी को बिल्कुल स्वीकार नहीं, ये बात उनको बिल्कुल स्वीकार नहीं थी कि एक महिला कैसे शासन कर सकती है। और इसके अलावा रजिया ने क्या किया, रजिया ने गैर तुर्की व्यक्ति जमालुद्दीन याकूत या याकूत खां को अमीर आखूर जैसा उच्च पद दे दिया। देखिए, अमीर आखूर का पद होता है जो शाही अश्वशाला होती है, जो राजकीय अश्वशाला होती है, जहां शाही घोड़े होते हैं, उस अश्वशाला का अधिकारी बना दिया याकूत खां को। तो रजिया द्वारा एक गैर तुर्क को अमीर आखूर जैसे उच्च पद पर नियुक्त करने से ये अमीर और भी भड़क गई। इनका मानना था कि कैसे एक गैर तुर्क, यानी जो तुर्क नहीं है, वो कैसे इतने बड़े पद पर बैठ सकते। और ये लोग भी रजिया के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। मैं आपको इस याकूत खां की, जमालुद्दीन याकूत की कहानी सुनाऊंगा अभी। आगे बढ़िए, पहले समझते हैं थोड़ा सा। और रजिया के ही शासनकाल में फिर एक घटना हुई। भटिंडा का गवर्नर था इसके शासनकाल में अल्तूनिया। इस अल्तूनिया ने रजिया के शासनकाल में विद्रोह कर दिया। अब रजिया गई इसका विद्रोह दबाने, रजिया अपनी सेना लेकर इसका विद्रोह दबाने पहुंची। लेकिन हुआ यह कि उसको विद्रोह के दबाने के दौरान रजिया को उसने बना लिया बंदी। अब रजिया बंदी बन गई तो उसने फिर डिप्लोमेसी का प्रयोग किया, कूटनीति का प्रयोग किया और इसी अल्तोनिया से विवाह कर लिया। और फिर जब इससे विवाह कर लिया तो सीधी सी बात है कि रजिया सुल्तान है और वो सुल्तान का पति है, तो सीधे सीधे अल्तोनिया के हाथ में दिल्ली आ गई। तो फिर दोनों ने मिलकर दिल्ली वापस आने का प्रयास किया। लेकिन जब वो दिल्ली वापस आ रहे थे, दोनों वापस लौटते समय 1240 ईस्वी में हरियाणा के कैथल के पास डाकुओं द्वारा दोनों की हत्या कर दी गई। आइए अब यहां से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रजिया ने किसके साथ विवाह किया? टू होम डिड रजिया मैरी? बिल्कुल अभी अभी तो हमने समझा कि इसने अल्तोनिया के साथ विवाह किया था। भटिंडा का गवर्नर था, इसके समय में विद्रोह कर दिया था रजिया के शासनकाल में। जब ये विद्रोह को दबाने पहुंची तो वहां इसको बंदी बना लिया गया और फिर डिप्लोमेसी खेलते हुए रजिया ने अल्तोनिया के साथ विवाह कर लिया। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। रजिया ने बलबन को किस पद पर नियुक्त किया? टू विच पोस्ट डिड रजिया अपॉइंट बलबन? अब ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का जो पहले सीधा सीधा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमीर शिकार। रजिया ने बलबन को अमीर शिकार नाम के पद पर नियुक्त किया। लेकिन इससे क्या समझ में आएगा? पहले आपको पूरी चीज पता होनी चाहिए कि अमीर शिकार पद क्या है, और आइए इसका बैकग्राउंड भी समझते हैं। देखिए, रजिया सुल्तान ने ग्यासुद्दीन बलबन को उसकी योग्यता देखकर अमीर शिकार यानी लॉर्ड ऑफ द हंट के पद पर नियुक्त किया था। बलबन मूल रूप से इल्तुतमिश का खरीदा हुआ गुलाम था और तुर्कान चहलगानी यानी 40 दल का एक सदस्य था। दल चालीसा का ये सदस्य था। ये बात हम कई बार पढ़ चुके हैं कि इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का एक समूह बनाया था, जिसको हम तुर्कान चहलगानी या दल चालीसा या चालीसा दल कहते हैं। इन्हीं में से एक था बलबन। इल्तुतमिश ने इसको खरीदा था। अब इल्तुतमिश की तो मृत्यु हो गई, लेकिन बलबन तो था। तो बलबन रजिया के शासनकाल में अमीर शिकार के पद पर था। लेकिन इतना ही नहीं, आपको यह जानना पड़ेगा कि बलबन बाद में सुल्तान भी बना है। तो बलबन ने लगातार किस तरह से अपना डेवलपमेंट किया, बलबन का लगातार विकास किस तरह से हुआ और किस शासक के शासनकाल में ये क्या रहा, इस बात को समझते हैं। देखिए, बलबन ने विभिन्न सुल्तानों के अधीन अपनी स्थिति लगातार मजबूत की। इल्तुतमिश के शासनकाल में तो तुर्कान चहलगानी का सदस्य था। फिर उसके बाद जब रजिया सुल्तान का शासनकाल आया तो उसने इसको बना दिया अमीर शिकार, लॉर्ड ऑफ द हंट। फिर रजिया सुल्तान के बाद शासक आया बहराम शाह। बहराम शाह के समय में यह बन गया अमीर आखूर यानी अश्वशाला का प्रमुख। अब ध्यान दीजिए, जो याकूत खां था रजिया के शासनकाल में, गैर तुर्क अबिसिनियाई हबसी व्यक्ति याकूत खां, जो तुर्क नहीं था, जिसको रजिया ने बना दिया था क्या? अमीर आखूर यानी शाही अश्वशाला का प्रधान। तो ये बलबन रजिया के बाद जो सुल्तान था बहराम शाह, उसके शासनकाल में अमीर आखूर था। फिर इसके बाद मशहूद शाह के शासनकाल में बन गई अमीर हाजिब। अमीर हाजिब का मतलब होता है दरबार का मुख्य अधिकारी। इस अमीर हाजिब का काम होता है दरबारी शिष्टाचार और समारोह का मुख्य प्रभार संभालना। और फिर शासन आता है नसीरुद्दीन महमूद का, और नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में ये बन गया नायब मुमालिकात। नायब मुमालिकात का मतलब होता है
उप सुल्तान यानी सुल्तान के बिल्कुल ठीक नीचे वाला पद, या फिर प्रधानमंत्री। और ये ध्यान रखिएगा, नसीरुद्दीन महमूद बहुत ही सीधे स्वभाव वाला सुल्तान था। कई जगह तो ऐसा भी बताया गया कि ये टोपी सील करके अपना गुजारा करता था, और इसके शासनकाल में जो असली शासन चला रहा था वो बलबन ही था, जो नायब मुमालिकात था। तो अब आपको इन सभी पोस्ट के नाम पता चल गए। अमीर आखुर होता है अश्वशाला का प्रधान, जो शाही घोड़े होते हैं, और उन शाही घोड़ों के पूरे हिसाब किताब का प्रधान होता है अमीर आखुर। अमीर हाजिब दरबार का मुख्य अधिकारी होता है, दरबारी शिष्टाचार और समारोह जो होते हैं उनका मुख्य प्रभारी होता है, और नायब मुमलिकात एक तरह से प्रधानमंत्री। तो इस तरह से लगातार ये स्थिति रही बलबन की। बलबन इल्तुतमिश के काल में तुर्कान चहलगानी का सदस्य था, वर्जिया के काल में अमीर शिकार था, बहराम शाह के टाइम में ये अमीर आखूर, फिर मसूद शाह का समय आया तो अमीर हाजिब, और नसरुद्दीन महमूद के काल में नायब मुमलिकात। तो नसरुद्दीन महमूद के बाद तो ये खुद ही क्या बन गया था, सुल्तान बन गया था। अभी इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि इस अमीर आखूर के बारे में मैं आपको कुछ बता के चलूंगा, उस याकूत खां के बारे में बता के चलूंगा। ध्यान दीजिए, देखिए जो पद है अमीर आखूर, ये शाही अश्वशाला यानी घोड़ों का प्रमुख होता था। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि रजिया सुल्तान ने इस ऊंचे पद पर एक गैर तुर्क यानी जो तुर्क नहीं था तो वो कौन था, अबिसीनियाई था। एक अबिसीनियाई व्यक्ति जमालुद्दीन याकूत को नियुक्त किया था। रजिया ने अपने शासनकाल में जमालुद्दीन याकूत को या याकूत खां को एक अमीर आखूर जैसे ऊंचे पद पर नियुक्त कर दिया। इसी नियुक्ति के कारण तुर्की अमीर रजिया से बेहद नाराज हो गए। अच्छा, इसके पीछे ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, उसको समझते हैं। थोड़ा सुन लीजिए, आपको चीजें अच्छी से समझ में आएंगी। और ये जो कहानी है ये रजिया सुल्तान से जुड़ी हुई है। देखिए, ये जो अल्तुनिया था जिसके साथ रजिया ने विवाह किया था, ये बचपन से ही रजिया से प्रेम किया करता था, परंतु यह सिर्फ वन साइडेड प्रेम था, यानी कह सकते हैं एक तरफा मोहब्बत थी। रजिया की तरफ से कोई प्रेम भावना नहीं थी, लेकिन अल्तुनिया रजिया का वफादार था, इसीलिए उसने अल्तुनिया को भटिंडा को तबर हिंद भी कहा है अरबी लेखकों ने। यदि तबर हिंद की बात है तो भटिंडा की ही बात है। अब चूंकि अल्तुनिया रजिया का वफादार था, इसलिए उसे भटिंडा का इक्तेदार बना दिया। अब इल्तुतमिश के शासनकाल में एक बहुत ही निम्न वर्ग का अबिसीनियाई व्यक्ति था जिसका नाम था याकूत खान, जिस हम याकूत खान की बात कर रहे हैं। और ये इल्तुतमिश के घोड़ों को नहलाने, धुलाने और रख रखाव का काम किया करता था। जब इल्तुतमिश घोड़े पर पैर रखकर बैठा करता था तो ये अपने हाथों पर इल्तुतमिश के पैर रखवाकर, जैसे रकाब पर पैर रखते हैं, उसे घोड़े पर बिठाया करता था। अब इल्तुतमिश तो 1236 में चल बसा, लेकिन याकूत खान अभी भी घोड़ों की ही देखभाल करता था। और अब सुल्तान बन गई रजिया, और उसका काम अब भी यही था कि रजिया सुल्तान के पैरों को अपने हाथों पर रखकर उसे घोड़े पर बैठा देना। और रजिया को घोड़े पर बैठाने के इस कार्य के चलते ही दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। और अब जमालुद्दीन याकूत या याकूत खान रजिया का प्रेमी और उसका सबसे करीबी सलाहकार बन गया। अब यही कारण था कि रजिया और इस याकूत खान के बीच विकसित हो रहे प्रेम संबंध की बात मुस्लिम वर्ग को, तुर्कों को अच्छी नहीं लगी। और इतना ही नहीं, फिर याकूत खान तुर्की नहीं था और रजिया ने उसे दिल्ली सल्तनत में अमीर आखूर जैसा पद दे दिया। अब रजिया ने भी उसे अमीर आखूर का पद इसलिए दे दिया क्योंकि वह सिर्फ यही काम जानता था कि घोड़ों का रख रखाव, इसलिए उसे शाही अश्वशाला का अमीर बना दिया। अमीर मतलब अधिकारी बना दिया। अब इतिहासकारों का यह कहना है कि याकूत खां के साथ प्रेम प्रसंग चलाना ही रजिया सुल्तान के पतन का कारण बन गया। एक गैर तुर्क को आवश्यकता से अधिक ऊंचा पद देने के कारण रजिया के जो वफादार अमीर भी थे वो भी भड़क उठे, और रजिया के खिलाफ चारों तरफ विरोध की आवाज भड़क उठी। और इनमें भी जो सबसे ज्यादा आग बबूला हुआ वो था ये अल्तुनिया, क्योंकि ये इससे पहले से ही प्रेम करता था। और इसके बाद लाहौर और सरहिंद में बहुत ज्यादा विरोध हुआ, लेकिन रजिया ने स्वयं सेना ले जाकर लाहौर पर आक्रमण कर दिया और वहां के सूबेदार को अपनी अधीनता मानने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जब वो भटिंडा से गुजर रही थी तो वहीं पर हुआ अल्तुनिया का विद्रोह 1240 ईस्वी में, और इस अल्तुनिया ने याकूत खां को मौत के घाट उतार दिया और रजिया को तबर हिंद यानी भटिंडा में कैद कर लिया, बंदी बना लिया। तो अब रजिया के पास क्या ही विकल्प था, इसलिए उसने कूटनीति का प्रयोग किया और अल्तुनिया से विवाह कर लिया। बाकी कहानी आपको पता ही है, जब वो दोनों मिलकर के वापस दिल्ली आ रहे थे तो 1240 ईस्वी में कैथल के पास डाकुओं द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। तो हमने ये प्रश्न कर लिया है। अब इससे आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कैकुबाद पुत्र था, कैकुबाद वाज द सन ऑफ, किसका पुत्र था कैकुबाद? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बलबन, मोहम्मद, बुगरा खां और रजिया। सही आंसर होगा बुगरा खां। इस कैकुबाद के बारे में जान लीजिए। कैकुबाद शक्तिशाली सुल्तान ग्यासुद्दीन बलबन का पोता था। उसके पिता का नाम था बुगरा खां। देखिए, ये बुगरा खां बलबन का पुत्र था और इस बुगरा खां का पुत्र था कैकुबाद। और ये बुगरा खां गवर्नर था बंगाल का सूबेदार था। बलबन के एक बेटे का नाम था शहजादा मोहम्मद और एक बेटे का नाम था बुगरा खां। तो ये जो बुगरा खां था ये बंगाल का गवर्नर हुआ करता था और इस बुगरा खां के ही बेटे का नाम था कैकुबाद। अब बात को थोड़ा आगे समझिए ध्यान से। बलबन के बड़े पुत्र शहजादा मोहम्मद की मंगोलों से लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। देखिए, बलबन के शासनकाल में ही बलबन के ही सामने इसके पुत्र शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी। बलबन को इससे बहुत ज्यादा लगाव था और इसी के गम में बलबन की मृत्यु भी 1287 ईस्वी में हो गई थी। और बलबन की मृत्यु के बाद दिल्ली का कोतवाल फखरुद्दीन और अन्य तुर्की अमीरों ने षड्यंत्र रचकर बुगरा खां की बजाय, देखिए बेटा तो बुगरा खां था उसका, जो उस समय बंगाल का गवर्नर था, तो दिल्ली का कोतवाल हुआ करता था उस समय फखरुद्दीन, और कुछ अन्य तुर्की अमीरों ने मिलकर के षड्यंत्र रचा और बुगरा खां की जगह उसके 17 साल के युवा बेटे कैकुबाद को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा दिया। बुगरा खां ने दिल्ली आने की बजाय बंगाल में ही एक स्वतंत्र शासक के रूप में रहना पसंद किया। उसको पता चला कि कैकुबाद को शासक बना दिया उसके बेटे को, तो उसने दिल्ली आने की बजाय बंगाल में ही एक स्वतंत्र शासक के रूप में रहना पसंद किया। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है इस बुगरा खां और कैकुबाद के बीच में। इतिहास में कैकुबाद और उसके पिता बुगरा खां की अवध यानी अयोध्या के निकट हुई मुलाकात काफी फेमस है। ये जो कैकुबाद था ना, ये बहुत भोग विलास में रहता था, भोग विलास का जीवन जीता था। इसको जनता से कोई मतलब नहीं था, ये बस स्त्रियों के प्रेम में ही पड़ा रहता था। जब ये बात बुगरा खां को पता चली अपने बेटे के बारे में, तो बुगरा खां बंगाल से इसको समझाने आया और दोनों की मुलाकात हुई अयोध्या के निकट। और बुगरा खां ने अपने बेटे को भोग विलास त्याग कर शासन पर ध्यान देने की सलाह दी। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो ने अपनी रचना किरान उस सादेन में इसी पिता पुत्र के मिलन का ऐतिहासिक और मार्मिक वर्णन भी किया है। कैकुबाद का ज्यादातर समय भोग विलास में ही बीता, जिसके कारण कम उम्र में ही उसे लकवा यानी पैरालिसिस मार गया। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर जलालुद्दीन खिलजी के नेतृत्व में सरदारों ने सत्ता पर नियंत्रण कर दिया और कैकुबाद की हत्या करके उसे यमुना नदी में फिकवा दिया। और इसके तुरंत बाद कैकुबाद का 3 वर्षीय बेटा था शमसुद्दीन क्यूमर्स, उसको गद्दी पर बैठाया, जो गुलाम वंश का अंतिम शासक साबित हुआ। और फिर ये जलालुद्दीन खिलजी खुद इस क्यूमर्स की भी हत्या कर देता है और इसी तरह अंत हो जाता है गुलाम वंश का और एक नए वंश की स्थापना होती है खिलजी वंश की। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, बलबन ने कौन सी प्रथा आरंभ की? विच ट्रेडिशन वॉज स्टार्टेड बाय बलबन? तो हम अच्छी प्रकार से जानते हैं, ये हमने इससे पहले वाली क्लास में भी पढ़ा था, सिजदा और पैबोस। सिजदा मतलब सुल्तान के सामने सिर झुकाना और पैबोस मतलब झुककर सुल्तान के चरणों को चूमना। अगला क्वेश्चन है, फारस के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन किसके दरबारी कवि थे? हुज कोर्ट पोएट वॉज द फेमस पर्शियन पोएट अमीर खुसरो एंड अमीर हसन? 4 ऑप्शन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझते हैं। सबसे पहले आंसर देख लेते हैं, आंसर होगा बलबन। आइए देखते हैं। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन ने अपने दरबारी जीवन की शुरुआत ग्यासुद्दीन बलबन के बड़े बेटे शहजादा मोहम्मद के संरक्षण में मुल्तान से शुरू की थी। देखिए, ये शहजादा मोहम्मद वो था जो प्रिय बेटा था बलबन का। इसकी मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हो गई थी और इसी शहजादा मोहम्मद के संरक्षण में मुल्तान में इन दोनों ने अपने दरबारी जीवन की शुरुआत की, अमीर खुसरो और अमीर हसन। शहजादा मोहम्मद विद्वानों का बहुत बड़ा आश्रयदाता था, ये इनको आश्रय देता था। मंगोलों के खिलाफ लड़ते हुए जब शहजादा मोहम्मद की मृत्यु हो गई, तो ये दोनों कवि फिर मुल्तान से दिल्ली आ गए और सुल्तान बलबन के दरबारी कवि बन गए। तो इन्होंने जो शुरुआत की थी वो बलबन से की थी। अमीर खुसरो जो हैं, इनको तूतीय हिंद यानी भारत का तोता या तोताए हिंद भी कहा जाता है। इतिहास में अमीर खुसरो इसलिए भी बहुत प्रसिद्ध हैं क्योंकि उन्होंने दिल्ली सल्तनत के 7 से 8 सुल्तानों यानी ग्यासुद्दीन बलबन से लेकर ग्यासुद्दीन तुगलक, या आप ग्यासुद्दीन तुगलक को छोड़ करके भी मोहम्मद बिन तुगलक तक समझिए, यानी बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक का शासनकाल इन्होंने अपनी आंखों से देखा था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल पूरा नहीं देखा था, लेकिन तब तक भी ये थे। यानी कहने का मतलब इन्होंने दिल्ली सल्तनत में बलबन से लेकर के मोहम्मद बिन तुगलक तक का शासनकाल अपनी आंखों से देखा था। अब इस बात को समझिए। देखिए, गुलाम वंश चल रहा था, ये बलबन के शासनकाल में भी थे। फिर पूरी की पूरी खिलजी डायनेस्टी आती है 1290 से लेकर के 1320 तक, और फिर उसके बाद तुगलक वंश आता है। तो तुगलक वंश में भी ये मोहम्मद बिन तुगलक तक का इन्होंने शासनकाल देखा था। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। इसके अलावा सितार और तबले का आविष्कार का श्रेय भी अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। इसके अलावा अमीर हसन
अमीर हसन देहलवी भी फारसी के बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान और गजलकार थे। इनकी कविताओं की मिठास और बेहतरीन गजलों के कारण इन्हें भारत का सादी कहा जाता है। भारत का सादी क्यों? देखिए, शेख सादी ईरान के एक महान कवि थे, इन्हीं के नाम पर इनको भारत का सादी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तुर्कान चिहलगानी का दमन किसने किया? हु सप्रेस्ड तुर्कान चिहलगानी? है हम कई बार जान चुके हैं। इल्तुतमिश ने गठन किया था तुर्कान चिहलगानी का और बलबन ने विनाश किया था तुर्कान चिहलगानी का। अगला क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया? तो मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका तो ये रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान, जिसका शासनकाल रहा 1236 से 1240 ईस्वी, न केवल गुलाम वंश की बल्कि पूरे मध्यकालीन भारत और दिल्ली सल्तनत की पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका थी। इल्तुतमिश ने अपने पुत्रों को अयोग्य पाकर अपनी मृत्यु से पहले ही रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जो उस समय के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी और साहसिक कदम था। इसके अलावा ऑप्शन में कुछ और नाम भी आए हैं, जैसे रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती ये गोंडवाना यानी गढ़कटंगा की एक वीर रानी थी, जिन्होंने 1564 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर की सेना से लड़ते हुए अपने राज्य की रक्षा के लिए प्राण न्योछावर कर दिए। इसके अलावा चांद बीबी, ये अहमदनगर और बीजापुर की संरक्षिका थी। 1595 ईस्वी में मुगलों से अहमदनगर के किले की बहादुरी से रक्षा करने के लिए इनको जाना जाता है। और नूरजहां, हम जानते हैं ये मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी थी और मुगल प्रशासन में इसका बहुत अधिक प्रभाव था जहांगीर के समय। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल के दौरान किस शासक ने राजत्व का सिद्धांत पेश किया? विच रूलर इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? तो सही आंसर हो जाएगा बलबन। बलबन का राजत्व का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ किंगशिप, ये लेकर के आया था बलबन। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने राजत्व के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया और इसको लागू किया। उसके इस सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार से थी। इसका मानना था कि सुल्तान का पद ईश्वरीय है। बलबन का मानना था कि सुल्तान का पद जनता या सरदारों द्वारा नहीं, जनता या अधिकारियों द्वारा नहीं, बल्कि सीधे ईश्वर द्वारा, अल्लाह द्वारा प्रदान किया जाता है। और उसने स्वयं को नियाबत ए खुदाई का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड घोषित किया। इसके अलावा उसका मानना था कि सुल्तान होता है ईश्वर का प्रतिबिंब। उसने जिल्ल इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया या ईश्वर का प्रतिबिंब, शैडो ऑफ द गॉड की उपाधि धारण की। बलबन ने जिल्ल इलाही की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ था कि सुल्तान का हृदय ईश्वरीय कृपा का भंडार है और पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य सुल्तान के समान नहीं है। इसके अलावा निरंकुश सत्ता, एब्सोल्यूट पावर, इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य था सुल्तान को सर्वोच्च बनाना और निरंकुश बनाना, ताकि कोई भी अमीर, कोई भी सरदार, कोई भी अधिकारी या दरबारी सुल्तान के आदेशों की अवहेलना ना कर सके। इसके अलावा इसने अपने दरबार में चलाया दरबारी शिष्टाचार। अपने इस दैवीय सिद्धांत को, अपनी इस थ्योरी ऑफ किंगशिप को प्रभावी बनाने के लिए बलबन ने दरबार में अत्यंत कठोर अनुशासन लागू किया और सिजदा और पैबोस, यानी सिजदा का मतलब होता है घुटने टेककर सुल्तान को प्रणाम करना और पैबोस मतलब सुल्तान के कदमों को चूमना, जैसी फारसी प्रथाओं, जैसी ईरानी प्रथाओं को अनिवार्य कर दिया। यही है बलबन के राजत्व का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, बलबन स्वयं को किस वंश का मानता था? टू विच डायनेस्टी डिड बलबन कंसिडर हिमसेल्फ टू बी? तो आंसर हो जाएगा अफरासियाब। देखिए, वास्तव में ये इलबारी तुर्क था। देखिए, बलबन उसी वंश का था जिसका इल्तुतमिश था, और इल्तुतमिश भी इलबारी तुर्क था और ये भी वास्तव में इलबारी तुर्की था, लेकिन ये खुद को अफरासियाब वंश का बताता। अब ये ऐसा क्यों करता था, इसके बारे में जानते हैं। गयासुद्दीन बलबन मूल रूप से एक इलबारी तुर्क था और उसे इल्तुतमिश ने एक गुलाम के रूप में खरीदा था। जब वह सुल्तान बना तो उसने अपने निम्न यानी अपने गुलाम होने की मूल पहचान को छिपाने और अपनी सत्ता को वैध यानी वैलिड ठहराने के लिए उसने स्वयं को फारस यानी ईरान के पौराणिक और शाही अफरासियाब वंश का वंशज घोषित कर दिया। ईरान की पौराणिक कथाओं में अफरासियाब वंश एक काफी ऊंचा वंश माना जाता, तो इसने खुद को एक ऊंचे कुल से दिखाने के लिए खुद को अफरासियाब वंश का घोषित कर दिया। ये वास्तव में इलबारी तुर्की था। इस महान वंश का उल्लेख, इस अफरासियाब वंश का उल्लेख प्रसिद्ध फारसी कवि फिरदौसी के महाकाव्य शाहनामा में मिलता है। बलबन इस बात से यह सिद्ध करना चाहता था कि उसके भीतर एक महान शाही खून यानी रॉयल ब्लड बह रहा है, जिससे कि तुर्की अमीर और जनता उसे अपने आप ही स्वाभाविक रूप से ही सुल्तान मान ले और कोई उसके अधिकार को चुनौती देने की कोशिश न करे कि ये तो बहुत बड़े वंश का वंशज है। रॉयल ब्लड का दावा करने के बाद बलबन ने नीचे कुल के लोगों से
बहुत ज्यादा घृणा करनी शुरू कर दी, नफरत करनी शुरू कर दी। उसका एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन भी है। उसने ये कहा था कि जब भी मैं किसी नीच कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरी आंखें जलने लगती हैं और क्रोध से मेरा हाथ मेरी तलवार की मूठ पर चला जाता है। यहां तक कि इस बलबन ने अपने प्रशासन से सभी निम्न कुल के अधिकारियों तक को बर्खास्त कर दिया था। तो कुल मिला के ऐसा लगता है ये बहुत ज्यादा सेल्फ इसेंट्रिक था और वास्तव में ये इलबारी तुर्की था, लेकिन इसने अपनी मूल पहचान को छिपाने के लिए खुद को अफरासियाब वंश का घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, कमला देवी के साथ विवाह किसने किया? हु मैरिड विद कमला देवी? तो पहले ये पता होना चाहिए कमला देवी कौन थी और फिर इस क्वेश्चन का हम आंसर जानेंगे। तो इस क्वेश्चन का वैसे आंसर तो होगा अलाउद्दीन खिलजी। अब इस क्वेश्चन की पृष्ठभूमि जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1299 ईस्वी में अपने सेनापतियों उलूग खां को और नुसरत खां को गुजरात विजय के लिए भेजा। 1299 में गुजरात को जीतने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दो सेनापतियों को भेजा, जिनके नाम क्या क्या थे? उलूग खां और नुसरत खां। अब ये जो रानी कमला देवी थी, ये गुजरात के शासक राजा कर्ण बघेला की पत्नी थी। ये गुजरात के शासक राजा कर्ण बघेला की पत्नी थी रानी कमला देवी। अब अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने जब आक्रमण किया तो ये राजा कर्ण बघेला अपनी पुत्री देवल देवी के साथ दक्षिण भारत के राज्य देवगिरी भाग गए। ये अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर के देवगिरी चले गए, साउथ इंडिया चले गए। अब हुआ ये कि जब अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने अटैक किया तो इनकी पत्नी रानी कमला देवी आक्रमणकारियों के हाथ लग गई और कमला देवी को बंदी बनाकर दिल्ली लाया गया, जहां अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे विवाह कर लिया और बाद में अलाउद्दीन की वो सबसे प्रिय और प्रमुख रानी बनी और इसको उपाधि दी मल्लिका जहां की। अब इसी गुजरात अभियान के दौरान खंबात की खाड़ी से सेनापति नुसरत खां ने एक गुलाम को 1000 दिनार में खरीद लिया। उसको एक गुलाम मिला, एक दास मिला, जिसको उसने 1000 दिनार में खरीद लिया, जिसका नाम था मलिक काफूर। इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है और यही मलिक काफूर आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी का प्रमुख सेनापति बनता है। और अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत विजय यानी साउथ इंडिया को जब अलाउद्दीन खिलजी ने जीता तो उन अभियानों का जो मुख्य सेनापति था अलाउद्दीन खिलजी के लिए, ये मलिक काफूर ही था। अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ ऐसा है कि गुजरात के शासक कर्ण बघेला की पुत्री देवल देवी के साथ किसने विवाह किया? जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि जब गुजरात पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने अटैक किया तो राजा कर्ण बघेला अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर के दक्षिण भारत के राज्य देवगिरी चले गए थे। लेकिन देखिए, ये इतिहास में एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी थी कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा इनमें से सभी। आइए इसके बारे में जानते हैं। देवल देवी ये राजा कर्ण बघेला और रानी कमला देवी की पुत्री थी और इसका जीवन मध्यकालीन इतिहास की सबसे त्रासद घटनाओं में से एक माना जाता है और परिस्थितियों के कारण उसके विवाह का क्रम इस प्रकार रहा। सबसे पहले इसका विवाह हुआ खिजर खां के साथ। अलाउद्दीन खिलजी के काल में जब गुजरात पर आक्रमण के बाद कमला देवी को दिल्ली लाया गया, यानी राजा कर्ण बघेला की जो पत्नी थी कमला देवी, जब उनको दिल्ली लाया गया और अलाउद्दीन ने उनसे विवाह कर लिया तो उस समय देवल देवी अपने पिता राजा कर्ण बघेला के साथ देवगिरी यानी दक्षिण भारत चली गई थी। बाद में होता क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ इंडिया को जीतना चाहा और उसने मलिक काफूर को दक्षिण भारत के अभियान पर भेज दिया। अब जब बाद में दक्षिण भारत में इसका हुआ देवगिरी अभियान, तो उस देवगिरी अभियान के दौरान देवल देवी को पकड़कर दिल्ली लाया गया और यहां आकर के अलाउद्दीन खिलजी के बड़े बेटे खिजर खां के साथ उसका विवाह कर दिया गया। इन दोनों की प्रेम कहानी बहुत प्रसिद्ध है, जिस पर अमीर खुसरो ने अपनी मशहूर पुस्तक आशिका की रचना की थी। इसके बाद फिर इनका विवाह हो गया कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी से। अब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसके दूसरे पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने सत्ता हत्या ली। मुबारक शाह ने सत्ता को हत्या लिया और उसने अपने ही भाई खिजर खां की निर्ममता से हत्या कर दी और देवल देवी से बलपूर्वक विवाह कर लिया। फिर एक और घटना होती है। नसरुद्दीन खुसरो शाह नाम का एक विश्वास पात्र सेनापति था जो मुबारक शाह खिलजी का सेनापति था और ये खुसरो खां या इसका नाम था नसरुद्दीन खुसरो शाह, इसने षड्यंत्र रचकर उसकी हत्या कर दी और दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। उसने भी देवल देवी को अपने हरम का हिस्सा बना लिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा इनमें से सभी ने। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन प्रथम भारतीय मुस्लिम सुल्तान कौन था? द फर्स्ट इंडियन मुस्लिम सुल्तान ऑफ सल्तनत पीरियड वॉज। 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं, तो सही आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन खुसरो शाह। आइए इसके बारे में समझते हैं। नसरुद्दीन खुसरो शाह, जिसका प्रारंभिक नाम था खुसरो खां, ये मूल रूप से गुजरात की बरादू या परवार जाति का एक हिंदू था। उसे युद्ध के बंदी के रूप में दिल्ली लाया गया था, जहां उसने बाद में इस्लाम धर्म अपना लिया था। उसने अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाते हुए खिलजी वंश के अंतिम सुल्तान मुबारक शाह का विश्वास जीता और 1320 ईस्वी में उसने एक षड्यंत्र रचकर मुबारक शाह की हत्या कर दी और स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। उसके सुल्तान बनने का सबसे बड़ा ऐतिहासिक महत्व यह है कि वह दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला
पहला भारतीय मूल का धर्मांतरित, धर्म बदलने वाला मुस्लिम शासक था। उसके शासनकाल में भारतीय मुसलमानों और हिंदुओं को उच्च पद दिए गए, जिससे विशेष अधिकार प्राप्त तुर्की अमीर भड़क गए। जो तुर्की अधिकारी थे इसके समय वो भड़क गए और उन्होंने खुसरो शाह के खिलाफ इस्लाम खतरे में है का नारा दिया। इसके शासनकाल में उन्होंने नारा दिया इस्लाम खतरे में है, और अंततः फिर गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक के नेतृत्व में इसको पराजित कर दिया गया और फिर स्थापना हुई तुगलक वंश की। अगला क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? द फर्स्ट सुल्तान टू इंप्लीमेंट मार्केट कंट्रोल सिस्टम वॉज, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। आइए जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था। बाजार नियंत्रण व्यवस्था इसने क्यों लागू की? अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोल अटैक हुए। अब अलाउद्दीन का मुख्य उद्देश्य था मंगोल आक्रमणों से बचाव और अपने साम्राज्य का विस्तार करना, और इन मंगोलों से बचाव करने के लिए और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उसको एक विशाल और स्थायी सेना की जरूरत थी। लेकिन वो सैनिकों को एक तो नगद वेतन देता था और अपेक्षाकृत कम वेतन देता था। इसलिए क्योंकि उसके सैनिकों का फिर खर्चा ठीक ठाक चल जाए, सैनिक आसानी से अपना खर्च चला सकें, इसलिए उसने रोजमर्रा की सभी जरूरी वस्तुओं जैसे अनाज, कपड़े, घोड़े, गुलाम आदि सभी की कीमतें तय कर दी। अब इसने ना बाजार को क्लासिफाई कर दिया, बाजार को कई हिस्सों में बांट दिया, बाजारों का वर्गीकरण कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मुख्य रूप से 3 प्रकार के बाजार बनाए। सबसे पहला था गल्ला मंडी या अनाज बाजार, जहां सभी प्रकार के अनाजों का व्यापार होता था और भंडारण होता था। कहने का मतलब यहाँ सभी प्रकार के अनाज खरीदे और बेचे जाते थे और जमा किए जाते थे। इसके अलावा अगला बाजार था सराय ए अदल। ये मुख्य रूप से कपड़े, चीनी, जड़ी बूटियों, सूखे मेवे और तेल जैसी वस्तुओं का बाजार था। और अगला था मवेशियों का, गुलामों का और घोड़ों का बाजार। इस बाजार में पशु, गुलाम और घोड़ों की खरीद बिक्री होती थी। अब इस बाजार के लिए उसने प्रशासनिक अधिकारियों की भी नियुक्ति की थी, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो यहाँ पर ये सराय ए अदल इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा ये प्रशासनिक अधिकारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चाहे दीवाने रियासत हो, शहनाई मंडी हो, बरीद हो या मुन्हियान हो, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बाजार व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए और नियमों का पालन कराने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कई अधिकारियों की नियुक्ति की। इनमें जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था वो होता था दीवाने रियासत। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन होता था दीवाने रियासत? यह पूरे बाजार की व्यवस्था और व्यापार का सबसे बड़ा अधिकारी था। यदि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था का सबसे बड़ा अधिकारी पूछ लिया जाए तो वो था दीवाने रियासत। अलाउद्दीन खिलजी के समय यदि बाजार नियंत्रण व्यवस्था से संबंधित सबसे बड़ा अधिकारी या सबसे बड़ा विभाग पूछा जाए तो वो था दीवाने रियासत। यह पूरे बाजार की व्यवस्था देखता था और व्यापार का सबसे बड़ा अधिकारी था। इसके बाद आता है शहनाई मंडी। ये बाजार का निरीक्षक था। ये बाजार का निरीक्षक था, एक तरह से दरोगा था, जो ये देखता था कि दुकानदार तय कीमतों पर ही सामान बेच रहे हैं या उससे ज्यादा पर तो नहीं बेच रहे हैं। इसके अलावा और 2 अधिकारी आते हैं, बरीद और मुन्हियान। बरीद और मुन्हियान ये गुप्तचर थे, जासूस थे, जो बाजार की हर छोटी बड़ी गतिविधि की सीधी सूचना सुल्तान तक पहुंचाते थे। इनका काम था घूम घूम कर बाजार में जासूसी करना और बाजार की हर छोटी से बड़ी गतिविधि की सूचना सुल्तान तक पहुंचाना। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी इस नीति में बहुत ही कठोर नियम बनाए। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नीति बहुत सख्त थी। जो व्यापारी काला बाजारी करते थे या कम तोलते थे उन्हें बहुत कड़ी सजा दी जाती थी। कहा जाता है कि कम तोलने पर शरीर से उतना ही मांस काट लेने जैसी कठोर सजा का भी प्रावधान था अलाउद्दीन खिलजी के समय। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने खुद को सिकंदर ए सानी की उपाधि दी? विच सुल्तान गेव हिमसेल्फ द टाइटल ऑफ सिकंदर ए सानी? ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सिकंदर ए सानी की उपाधि दी। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सिकंदर ए सानी का सीधा मतलब होता है दूसरा सिकंदर यानी सेकंड अलेक्जेंडर। हम जानते हैं कि सिकंदर महान यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट पूरी दुनिया को जीतने निकला था। अलाउद्दीन खिलजी भी उसी तरह बहुत ही एम्बिशियस था, महत्वाकांक्षी था। उसने भी पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा था, विश्व विजय का सपना देखा था, और इसी घमंड और जोश में उसने खुद को दूसरा सिकंदर यानी सिकंदर ए सानी मान लिया और अपने राजकाज में सिक्कों पर भी यही उपाधि, यही टाइटल लिखवा दिया। अब अलाउद्दीन का ना एक बहुत ही समझदार दोस्त था और सलाहकार था जिसका नाम था अलाउल मुल्क। ये अलाउद्दीन खिलजी इसकी बात मानता था, और ये अलाउल मुल्क उस समय था दिल्ली का कोतवाल या कह सकते हैं यानी पुलिस का प्रमुख था। उसने अलाउद्दीन को समझाया कि दुनिया जीतने का ख्याल अभी छोड़ दो, पहले पूरे भारत पर तो अच्छे से कब्जा कर लो। तो अलाउद्दीन को अपने दोस्त की बात सही लगी, तो फिर उसने दुनिया को छोड़कर पूरे भारत, खास करके साउथ इंडिया को जीतने पर अपना पूरा जोर लगा दिया। फिर होता यह है कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने दुनिया जीतने का ख्याल छोड़कर भारत जीतने का फैसला किया तो उसने अपने सबसे खतरनाक और भरोसेमंद सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया को जीतने के लिए भेजा। नॉर्थ इंडिया के शासक यानी उत्तर भारत के शासक आमतौर पर विंध्याचल पर्वत से
आगे दक्षिण में जाने से बचते थे। मध्य प्रदेश के आसपास ही फैला है विंध्याचल पर्वत, तो उससे नीचे, उससे आगे की तरफ दक्षिण में जाने से बचते थे, इससे पहले के जो उत्तर भारत के शासक थे। लेकिन मलिक काफूर एक विशाल सेना लेकर निकल पड़ा और उसने एक के बाद पहले देवगिरी, फिर वारंगल और फिर होयसल जैसे बड़े बड़े दक्षिण भारत के राज्यों को हराया और बेहिसाब दौलत लूटी। लड़ते लड़ते वो बिल्कुल दक्षिण में स्थित पांड्य राज्य, जो आज का तमिलनाडु है, वहां तक जा पहुंचा और उसने मदुरई को लूटा और लूटते हुए वो रामेश्वरम के तट तक आ गया। अब दिल्ली और उत्तर भारत के उन सैनिकों ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी समुद्र का मुंह नहीं देखा था। जब मलिक काफूर ने रामेश्वर पहुंचकर देखा तो उसको क्या दिखा? एक विशाल और अथाह हिंद महासागर हिलोरे मार रहा है। तो उसको फिर सच में ये लगा कि भैया अब तो जमीन खत्म हो गई और दुनिया खत्म हो गई और दुनिया का ये आखिरी छोर है, और उसने तो अलाउद्दीन के लिए दुनिया जीत ली। उसे लगा कि उसने जमीन का हर हिस्सा जीत लिया है और अपने सुल्तान का विश्व विजय का सपना पूरा कर दिया है, यानी पूरी दुनिया को जीतने का सपना उसने पूरा कर दिया है। कहा तो यह भी जाता है कि अपनी इस बड़ी जीत की निशानी के तौर पर उसने वहां रामेश्वरम में एक मस्जिद का निर्माण भी करवाया। और फिर जब ये खबर और दक्षिण भारत से लूटी हुई बेशुमार दौलत दिल्ली पहुंची तो अलाउद्दीन खिलजी का खुद को सिकंदर सानी यानी दूसरा सिकंदर समझने का घमंड और भी ज्यादा पुख्ता हो गया। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने विवाह किया था? 4 ऑप्शन है, तो यहां पर आंसर आएगा इनमें से सभी। एक एक करके समझते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कई शादियां की, जिनमें से ये 3 सबसे प्रमुख थी। सबसे पहले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की पुत्री से। ये जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, ये अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था और ये उस समय सुल्तान था। इसी ने खिलजी वंश की स्थापना भी की थी। अलाउद्दीन की जो पहली पत्नी थी मलिका जहां, वो इसी जलालुद्दीन फिरोज की पुत्री थी और इस जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी की शादी अलाउद्दीन से कर दी। हालांकि बाद में सुल्तान बनने के बाद इस अलाउद्दीन खिलजी ने लालच में अपने इस चाचा जलालुद्दीन की हत्या भी कर दी थी। इसके बाद मेहरू थी अल्प खां की बहन। अल्प खां अलाउद्दीन खिलजी का एक बहुत ही वफादार और ताकतवर सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी बहन मेहरू से भी शादी की थी। इसी मेहरू से अलाउद्दीन के सबसे बड़े बेटे खिजर खां का जन्म हुआ और ये वही खिजर खां था जिसने देवल देवी से विवाह किया था, जो राजा कर्ण बघेला की पुत्री थी जब देवगिरी अभियान से लेकर के आए थे देवल देवी को। और इसके अलावा कमला देवी। जब अलाउद्दीन की सेना ने गुजरात पर हमला किया तो वहां के राजा कर्ण बघेला की पत्नी कमला देवी को दिल्ली लाया गया और बाद में अलाउद्दीन ने उससे शादी कर ली और वह उसकी सबसे चहेती रानी बन गई। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय में सबसे प्रमुख भूमिका निभाने वाला कौन व्यक्ति था? हु प्लेड अ मेन रोल इन द साउथ कॉन्क्वेस्ट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? हम अच्छी प्रकार से जानते हैं दक्षिण भारत की विजय में सबसे बड़ी भूमिका निभाई 1000 दिनारी मलिक काफूर ने, जिसको 1000 दिनार में गुजरात से खरीदा गया था। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली की सफलता में प्रमुख भूमिका किसकी थी? मैंने आपको ये पहले ही बताया था जब हम बाजार नियंत्रण प्रणाली अभी समझ रहे थे क्वेश्चन में, कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है शहनाई मंडी, बरीद, मुनहियान या इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली को सफल बनाने में इन सभी का योगदान था, शहनाई मंडी का भी, बरीद का भी और मुनहियान का भी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था के नियंत्रण की प्रमुख जिम्मेदारी किस पर थी? ऑन हुम वॉज द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द मार्केट सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन? मैंने तभी आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी की जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था है उसका सबसे बड़ा अधिकारी है दीवान ए रियासत। आइए समझते हैं दीवाने रियासत का काम क्या था। अलाउद्दीन खिलजी ने जब बाजार को नियंत्रित करने के कड़े नियम बनाए तो उन नियमों को ठीक से लागू करने के लिए एक सबसे बड़े अधिकारी की जरूरत थी। इसी काम के लिए उसने दीवाने रियासत यानी वाणिज्य विभाग की स्थापना की, कॉमर्स डिपार्टमेंट की स्थापना की। हम इसे आज के समय का वाणिज्य मंत्री यानी कॉमर्स मिनिस्टर या बाजार का सबसे बड़ा नियंत्रक समझ सकते हैं। सभी व्यापारियों का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करना, बाजार में सही दाम लागू करवाना और बेईमानी रोकने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इसी अधिकारी की होती थी। इसके अलावा एक और ऑप्शन है दीवाने आरिज। ये कौन होता था? देखिए, दीवाने आरिज का मतलब है रक्षा मंत्रालय यानी डिफेंस मिनिस्ट्री। यह पूरी तरह से सेना का विभाग था। सैनिकों की भर्ती करना, उनका हुलिया यानी रिकॉर्ड रखना और सेना की देखभाल करना इसका काम था। देखिए, हमें पता होने चाहिए, इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद है दीवाने रसातल। ये होता था एक तरह से विदेश मंत्रालय यानी फॉरेन मिनिस्ट्री। यह विभाग पड़ोसी या दूसरे राज्यों के साथ पत्र व्यवहार यानी बातचीत यानी कम्युनिकेशन और धार्मिक मामलों को देखता था। और दीवाने इंशा, ये था शाही पत्राचार यानी कम्युनिकेशन या ड्राफ्टिंग। सुल्तान के आदेशों, सुल्तान के फरमानों को लिखना, सरकारी चिट्ठियां तैयार करना और उन्हें सही जगह तक पहुंचाना इसी विभाग का
काम था। अगला क्वेश्चन है दीवाने रियासत का प्रमुख कौन नियुक्त किया गया? हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ दीवाने रियासत? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक याकूब को दीवाने रियासत नियुक्त किया, यानी कहने का मतलब अपनी बाजार नियंत्रण व्यवस्था का सबसे बड़ा अधिकारी नियुक्त किया मलिक याकूब को। दीवाने रियासत अलाउद्दीन के समय सबसे बड़ा बाजार नियंत्रण विभाग था। इस पूरे विभाग को संभालने की जिम्मेदारी अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दी थी। मलिक याकूब बहुत ही सख्त अधिकारी था और बाजार में कोई बेईमानी न हो इसका पूरा ध्यान रखता था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कबूल को शहनाई मंडी बनाया था, अर्थात मलिक कबूल केवल अनाज मंडी का मुख्य दरोगा या पुलिस अधीक्षक था, जबकि मलिक याकूब पूरे बाजार विभाग का मंत्री था। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नियत की गई गेहूं की कीमत क्या थी? द प्राइस ऑफ व्हीट फिक्स बाई अलाउद्दीन खिलजी वॉज। हम जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने सभी वस्तुओं की कीमतें निर्धारित कर दी थी। कोई भी व्यक्ति उस तय कीमत से ज्यादा कीमत पर सामान नहीं बेच सकता था, तो उसने जो कीमतें फिक्स की थी उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि गेहूं की क्या कीमत थी? तो गेहूं की कीमत थी 7.5 जीतल प्रतिमन। इसके बारे में समझ लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना और आम जनता की सहूलियत के लिए रोजमर्रा की हर चीज का दाम फिक्स यानी तय कर दिया था। कोई भी दुकानदार इस तय दाम से एक पैसा भी ज्यादा नहीं ले सकता था। आइए कुछ मुख्य अनाजों के फिक्स दाम को जान लेते हैं। जैसे गेहूं का जो फिक्स दाम था व्हीट का, वो था 7.5 जीतल प्रति मन, यानी हर मन के लिए देना होता था 7.5 जीतल। चावल और चना, राइस और ग्राम का प्राइस था 5 जीतल प्रतिमन, और जौ यानी बार्ले का प्राइस था 4 जीतल प्रतिमन। अब यदि आपको जीतल समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्लास नंबर 2 को ध्यान से देखिए। मैंने आपको वहां बताया था कि इल्तुतमिश ने 2 मुद्राएं चलवाई थी, टंका और जीतल। टंका चांदी की मुद्रा, जीतल तांबे की। आइए समझ लेते हैं। जीतल उस समय चलने वाला तांबे का सिक्का था, कॉपर का सिक्का था, अर्थात ये उस समय की करेंसी थी, मुद्रा थी सल्तनत काल की। अब जैसे आज के समय गांवों में एक मन को 40 किलो के बराबर माना जाता है। आज के समय जो एक मन होता है वो 40 किलो के बराबर होता है, 8 धड़ी के बराबर होता है। लेकिन दिल्ली सल्तनत के समय एक मन का मतलब था 13 से 14 किलोग्राम। यानी कहने का मतलब यह है कि इस तरह 7.5 जीतल में उस समय लगभग 13-14 किलो गेहूं मिल जाता था, जो सैनिकों के वेतन के हिसाब से काफी सस्ता होता था। अगला क्वेश्चन है प्रथम श्रेणी के घोड़े की कीमत अलाउद्दीन खिलजी ने क्या नियत की? द प्राइस ऑफ द फर्स्ट ग्रेड हॉर्स फिक्स्ड बाय द अलाउद्दीन खिलजी वॉज। जो प्रथम श्रेणी का घोड़ा था, जो फर्स्ट क्वालिटी का घोड़ा था, उसका क्या प्राइस था? तो उसका प्राइस था 100 से 120 टंका। आइए समझ लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को मंगोलों के आक्रमण से बचने और नए राज्य जीतने के लिए एक बहुत बड़ी और मजबूत सेना की जरूरत, इसलिए सेना में अच्छे घोड़ों का होना सबसे ज्यादा जरूरी था। दलाल यानी ब्रोकर्स मनमाने दाम न वसूलें, इसके लिए उसने घोड़ों को उनकी ताकत और नस्ल के हिसाब से बांटा और सबके दाम फिक्स कर दिए। जैसे जो फर्स्ट क्वालिटी का घोड़ा था उसका दाम था 100 से 120 टंका। फर्स्ट क्वालिटी में यानी प्रथम श्रेणी में सबसे बेहतरीन अरबी और युद्ध वाले घोड़े आते थे। सेकंड क्वालिटी यानी द्वितीय श्रेणी का जो घोड़ा था, जिसमें मीडियम क्वालिटी के घोड़े आते थे, उनका प्राइस था 80 से 90 टंका। थर्ड क्वालिटी के जो घोड़े होते थे यानी जो सिंपल घोड़े होते थे, साधारण घोड़े, उनका प्राइस था 65 से 70 टंका। और टट्टू टट्टू यानी सामान ढोने वाले छोटे घोड़े, उनका प्राइस था 10 से 25 टंका। टंका क्या होता है? जैसे जीतल तांबे का सिक्का होता था, उसी प्रकार टंका मुख्य रूप से चांदी यानी सिल्वर का सिक्का होता था। ये मुख्य रूप से सिल्वर का यानी चांदी का सिक्का होता था। इन दोनों को इल्तुतमिश ने ही शुरू किया था, जीतल को और टंका को। ये जीतल से काफी बड़ा और कीमती होता था, और उस समय चांदी का टंका लगभग 48 तांबे के जीतल के बराबर होता था, यानी एक टंके की कीमत 48 तांबे के जीतल के बराबर होती थी। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के रेशम की कीमत क्या नियत की थी? द प्राइस ऑफ दिल्ली सिल्क फिक्स्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी। जो उस समय दिल्ली का रेशम था अलाउद्दीन के समय, उसका क्या प्राइस था? तो उसका प्राइस था 16 टंका। आइए समझ लेते हैं इसे भी। अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ अनाज और घोड़ों के दाम ही नहीं बल्कि कपड़ों के दाम भी तय किए थे। इसके लिए उसने दिल्ली में एक खास बाजार बनाया था जिसका नाम था सराय अदल यानी न्याय का बाजार। सराय अदल का मतलब है न्याय का बाजार। यह मुख्य रूप से कपड़ों, जड़ी बूटियों और मेवों का बाजार था। इस बाजार में अलग अलग तरह के कपड़ों के दाम कुछ इस तरह से फिक्स किए थे अलाउद्दीन ने। जैसे दिल्ली का रेशम, तो जो दिल्ली का रेशम था ये बहुत अच्छी क्वालिटी का रेशमी कपड़ा होता था और इसका फिक्स दाम था 16 टंका। इसके अलावा सिरिनबाफ ये एक बहुत ही बढ़िया और मुलायम रेशमी कपड़ा था, इसका दाम होता था 18 टंका। सिलहटी ये थोड़ी आम क्वालिटी का रेशम था, इसका दाम था 6 टंका। और सूती कपड़ा यानी कॉटन, ये काफी सस्ते होते थे, जो कुछ जीतल यानी कुछ तांबे के सिक्कों में ही मिल जाते थे। टंका चांदी का एक बड़ा सिक्का होता था। 16 टंका एक बहुत बड़ी रकम थी। इसका मतलब यह है कि रेशम जैसे महंगे कपड़े आम जनता या साधारण सैनिकों के लिए नहीं थे। इन्हें ज्यादातर अमीर लोग, बड़े अधिकारी या सरदार ही खरीदते थे। अलाउद्दीन ने इस बात का भी सख्त नियम बनाया था कि कोई भी व्यापारी बिना दीवाने रियासत यानी जो बाजार मंत्री था सबसे बड़ा, उसकी इजाजत के बिना
किसी को भी यह महंगा रेशम नहीं बेच सकता था ताकि इसकी कालाबाजारी ना हो। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने सुंदर दासी की कीमत क्या नियत की थी? द रेट ऑफ गुड लुकिंग मेड सर्वेंट फिक्स्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी वॉज। तो जो गुड लुकिंग मेड सर्वेंट होती थी उसकी कीमत थी 20 से 40 टंका। अलाउद्दीन खिलजी ने इंसानों यानी गुलामों की खरीद बिक्री के लिए भी दाम फिक्स कर दिए थे। गुलामों की कीमत उनकी उम्र, सुंदरता और काम करने की क्षमता के हिसाब से तय होती थी। जैसे यदि कोई सुंदर दासी है, गुड लुकिंग मेड सर्वेंट है, तो उसकी कीमत होती थी 20 से 40 टंका। घर का काम करने वाली साधारण दासी, उसकी कीमत होती थी 5 से 12 टंका। हट्टा कट्टा और जवान पुरुष दास यानी मेल स्लेव, उसकी कीमत 20 से 30 टंका। और साधारण पुरुष गुलाम यानी मजदूरी आदि के लिए 10 से 15 टंका। देखिए उस जमाने में गुलाम प्रथा यानी स्लेवरी बहुत आम बात थी। युद्ध में हारे हुए लोगों या अत्यंत गरीब परिवारों के बच्चों को अक्सर बाजारों में बेचा जाता था। अमीर सरदार, बड़े अधिकारी इन्हें अपने घरों में काम, मनोरंजन या सेना के लिए खरीदते थे। अलाउद्दीन ने इस बाजार पर भी सख्त नियंत्रण रखा ताकि दलाल यानी ब्रोकर बीच में अपना मुनाफा न कमा सकें और दाम न बढ़ा सकें। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? हु बुल्ट अलाई दरवाजा? इसका आंसर भी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजे को अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में बनवाया था। अलाई दरवाजा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये वही मस्जिद है जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले बनवाया था, तुर्कों द्वारा बनवाई गई पहली मस्जिद। इसका साउथ एंट्रेंस गेट है ये अलाई दरवाजा, जो किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर के अंदर ही स्थित है। ये लाल पत्थर यानी रेड सैंडस्टोन और सफेद संगमरमर यानी व्हाइट मार्बल से बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। इसकी वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर के हिसाब से यह इमारत इतिहास में बहुत खास मानी जाती है। इसको इस्लामिक वास्तुकला का रत्न भी कहा जाता है। भारत में पहली बार पक्के और असली गुंबद यानी डोम और वैज्ञानिक तरीके से बने आर्क यानी मेहराब का सही इस्तेमाल सबसे पहले इसी इमारत में किया गया था। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि किस शासक को प्रदान की थी? टू विच रूलर डिड अलाउद्दीन बेस्टो द टाइटल ऑफ राय रायन? तो वो आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। ये शासक थे देवगिरी के। रामचंद्र देव दक्षिण भारत में देवगिरी नाम के राज्य के राजा थे। इनका वंश था यादव वंश। जब अलाउद्दीन खिलजी का खतरनाक सेनापति मलिक काफूर ने देवगिरी पर हमला किया तो रामचंद्र देव को हार माननी पड़ी और उसको युद्धबंदी के रूप में दिल्ली लाया गया। आमतौर पर हारने वाले राजा को या तो मार दिया जाता था या बंदी बना करके रखा जाता था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ कूटनीति से काम लिया। उसने रामचंद्र देव के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। उसने उन्हें राय रायन यानी राजाओं का राजा की बहुत बड़ी उपाधि दी। सिर्फ उपाधि ही नहीं, अलाउद्दीन ने उन्हें 1 लाख सोने के टंके यानी सिक्के दिए और गुजरात में नवसारी का एक जिला दिया और वापस देवगिरी जाकर राज करने की छूट दे दी और कहा कि कुछ पैसे देते रहना हर साल और जाकर के राज करो। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन आया है, प्रताप रुद्रदेव। इनके बारे में और समझ लीजिए। ये वारंगल यानी काकतीय वंश के राजा थे। इतिहास में ये इसलिए मशहूर हैं क्योंकि जब मलिक काफूर ने इन पर हमला किया दक्षिण भारत में तो तब इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और सरेंडर भी इन्होंने कुछ इस तरह से किया कि इन्होंने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाई और उसको लोहे की जंजीरों में बंधवा दिया अपनी मूर्ति को और इसको भेज दिया दिल्ली, भेंट कर दिया अलाउद्दीन खिलजी को उस सोने की मूर्ति को। और सबसे खास बात ये थी कि इस प्रताप रुद्रदेव ने ही मलिक काफूर को दुनिया का सबसे मशहूर बेशकीमती कोहिनूर हीरा, कोहिनूर डायमंड दिया था, जो बाद में अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचा। तो यदि प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि सबसे पहले कोहिनूर हीरा प्राप्त करने वाला सुल्तान कौन था, तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही हैं।